हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोशिका का साइज से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे इसके पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम कोशिका के साइज से स्टार्ट करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो वीडियो को आप देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और सारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल वाला कोशिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिका का साइज किस प्रकार से होता है उसको हम पढ़ेंगे, क्या क्या होती हैं। तो देखिए, सदियों में कोशिका का साइज होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। यानी कि जैसे 1 मीटर आप रस्सी लेते हो, उसको 10 लाख पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट में। तो जो सबसे छोटा जो एक पार्ट होगा वो बराबर होगा कोशिका के। यानी कहने का मतलब ये, कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है। इसको किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में, याद रखना, या इसे माइक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कोशिका का जो साइज होता है कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की साइज का, तो वो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रेलवे और टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, एक मिनट पहले, सबसे छोटी कोशिका का जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि किसकी कोशिका है? जीवाणु की कोशिका है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कोशिका है हमारी, वह है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी साइज होती है 170 mm से 170 mm इंटू 130 mm होता है। ठीक है, इस साइज याद रखना, सेम क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे अब देखिएगा, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे एवं जंतु के साइज से नहीं होता है। तो जो कोशिका की साइज होती है उसका संबंध, जैसे मान लो एक हाथी है, ठीक है, और एक चूहा है। क्या हाथी की कोशिका बड़ी होगी, चूहे की कोशिका छोटी होगी? ऐसा नहीं होता है। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथी की कोशिका बड़ी हो, चूहे की कोशिका छोटी हो, क्योंकि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि कोशिकाओं का जो आकार होता है उसका संबंध होता है उसके कार्य से। वह कार्य किस प्रकार का कार्य कर, जैसे जो तंत्रिका कोशिकाएं हाथियों एवं चूहों दोनों में ही लंबी होती हैं और शाखान्वित होती हैं, संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं, जो हमारी क्या होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? संदेश का स्थानांतरण करना, और ये लंबी होती है चाहे वो हाथी हो या चूहा हो। ठीक है, कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जिस प्रकार किसी शरीर में जो होते हैं तंत्र होते हैं, उनके प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, जड़ क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। खनिजों का अवशोषण करता है। पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बने होते हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जो हमारा शरीर होता है उसकी जो बेसिक इकाई होती है वो क्या होता है? सेल। कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू जिसे कहते हैं। और कई सारे ऊतक टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है। ठीक है तो याद रखिएगा, और सजीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है, याद रखना। सबसे बेसिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब कोशिका के भाग के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका का सबसे पहला जो हमारा भाग आता है वो आता है कोशिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका द्रव्य है, और फिर केंद्रक है। 3 मेन पार्ट यहाँ पे दिए हैं, और सारे भी कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 मेन पार्ट को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको तीनों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है कोशिका झिल्ली। ये देखो, कोशिका है पूरा। कोशिका के बाहर जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो आपको लिक्विड दिख रहा है पूरा, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। इसको आप देखोगे, ये क्या है? केंद्रक है। और ये जो इसके बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले सबसे बाहर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में, यानी कि जैसे मानव वगैरह में। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली होती है। उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है। इसी केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के अंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको जो है कोशिका झिल्ली के बारे में बताया, कोशिका झिल्ली को दिखाया। अब देखिएगा, कोशिका के मूल घटक क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों को मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। अब देखिएगा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। तो वही चीज़, जैसे कोशिका है, दूसरी कोशिका है, दोनों की बाउंड्री जो होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, दोनों को अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है। तो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये कैसी होती है? सरंध्र होती है, तथा विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन के नियमन करती है। यानी कि कौन का सा पदार्थ कोशिका में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, उसका नियमन कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ये कोशिका की, देखिए, प्याज की कोशिका की सीमा
कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। अब देखिए ये प्याज की झिल्ली है, इसको सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो प्याज की जो झिल्ली होती है, परत जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें आप देखोगे ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है और इसमें क्या होता है, जो अंदर भरा हुआ लिक्विड है ये क्या है, आपका कोशिका द्रव्य है और इसके बीच में आपको देखो केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। ये कोशिका द्रव्य है और ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्याज क्या है, पादप है, तो पादप में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के जो आपका ये दिख रहा है, कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है, जिसको केंद्रक हम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा जो जेली के समान, देखो एक जेली के समान संरचना होती है जो लिक्विड में आपको होता है, वो कैसा होता है, कोशिका द्रव्य होता है। उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसको आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सिर्फ पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। सिर्फ पादप कोशिकाओं यानी कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाला यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा करती है। कौन करता है, कोशिका भित्ति। किसकी करता है, पादप कोशिकाओं की। ठीक है, अब देखिएगा कोशिकाओं का परीक्षण टार्डेस्किया और इलोडिया तथा रोइयो की पत्तियों की झिल्ली में किया जा सकता है। इनका स्लाइड बना करके हम इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको फिगर समझा दिया कि कोशिका है। ठीक है, एक पूरी कोशिका है। कोशिका का जो बाहर वाल है तो कोशिका झिल्ली है। अगर पादप की कोशिका होती, क्योंकि मानव की जो गाल होते हैं ना उसकी कोशिकाएं हैं, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर पादप कोशिका होती तो कोशिका भित्ति भी होती। बीच वाला पार्ट क्या है, केंद्रक है। इसका जो आवरण है ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है। और जो ये लिक्विड दिख रहा है बीच में, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। बात करते हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य जो होती है जेली जैसी संरचना होती है, जेली जैसा एक पदार्थ होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये कोशिकांग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग हैं, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। गाल्जी काय है, राइबोसोम है, ये सारे क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, इनके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए केंद्र, मेन पार्ट के बारे में हम देखते हैं, केंद्र क्या होता है। देखिएगा, सजीव कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण संगठक होता है। यह कैसा होता है, गोलाकार। केंद्र कैसा होता है, गोलाकार होता है। कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। मैंने आपको दिखाया था अभी, तथा केंद्रक आवरण बोलते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कौन सा पदार्थ केंद्रक में आना चाहिए, कौन सा नहीं। जैसा कोशिका झिल्ली कार्य करता है वैसे केंद्रक झिल्ली भी कार्य करता है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम उच्च मतलब कि जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें क्या होगा, केंद्रक में छोटी छोटी सघन संरचनाएं दिखती हैं, जिनको हम केंद्रिका, ठीक है, या अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें कैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है, जिनको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो जो ये जीन होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है वो जीन का धारक होता है, और यह आनुवंशिक गुणों को और लक्षणों को एक जनक पीढ़ी से दूसरी में स्थानांतरित करता है। जैसे माता पिता के जो गुण है वो उसके बच्चे में किस प्रकार जाते हैं, वो आपके क्रोमोसोम जीन के द्वारा जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जीन क्या होता है। देखिएगा, जीन सजीवों में आनुवंशिक की इकाई होती है। याद रखना, जो सजीव होते हैं उनमें जो आनुवंशिक की इकाई होती है वो क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। यानी कि माता पिता से जो लक्षण है जो उनके बच्चों में जाते हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है, जीन करता है। ठीक, इसके कारण होता है, जीन के कारण होता है। माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको
प्राप्त हुए हैं। यदि आपके माता पिता की आँखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आँखें भी भूरी होंगी। आपकी माता जी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो जीन द्वारा ट्रांसफर होते हैं। वंशानुगत तथा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रण करता है। जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कोशिका के अन्य कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं किसमें, यहाँ पे ध्यान देना, सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जो जीव द्रव्य होता है उसमें आपका केंद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। याद रखना, जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। इसमें आपके कोशिका द्रव्य भी आ जाता है और केंद्रक द्रव्य भी आ जाता है, यानी कि जो केंद्र के अंदर द्रव्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। तो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। याद रखिएगा, जो जीवाणु कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है और उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, यानी कि केंद्रक सेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। यानी कि जो कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक का जो पूरा मटेरियल होता है वो बिना केंद्रक झिल्ली के होता है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कोशिका बोलते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रारंभिक कोशिकाएं। ठीक है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाता है, जैसे यूकोरियोटिक कोशिका या यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, जिस कोशिका के अंदर केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती उसे हम प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रारंभिक कोशिका बोलते हैं, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, यानी कि द्वितीय, मतलब प्रारंभिक नहीं बोलते, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं जो डेवलप्ड होती है। ठीक है, ध्यान रखना, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय आपने देखा कि कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान होते हैं जिन्हें हम रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। इनकी मात्रा में एक एवं बड़ी भी हो सकती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती हैं। गाल की कोशिका में इनका आकार छोटा होता है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में होती हैं। जो बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं वो आमतौर पर पौधों की कोशिकाएं में होती है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो ध्यान से। अब देखोगे ये पादप कोशिका है और ये क्या है? जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका, वैक्यूल्स बोलते हैं। और देखो जंतु कोशिका में इसका आकार देखो बहुत छोटा है, देखो छोटे छोटे आकार के दिख रहे हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। टाडिस्किया की पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। ये पत्तियां कोशिकाओं की कोशिका द्रव में छितरी रहती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड यह विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें कुछ में हरा रंग उपस्थित होता है, जिनमें हरा रंग प्लास्टिड को लवक बोलते हैं, और जो प्लास्टिड हरे रंग के होते हैं उनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। देखिए यहाँ पे पादप और जंतु कोशिकाओं को आप देखो ध्यान से। पादप कोशिका को हम देखते हैं तो इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। ठीक, रिक्तिका, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा है, इसमें आकार छोटा है। दोनों में केंद्रक पाया जाता है, और हरित लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लास्टिड, और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। ठीक है, केंद्रक दोनों में होता है। ये चीज़ें होगी। अब अंतर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जंतु में अनुपस्थित होती है। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है। कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, इन दोनों में होता है। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। रिक्तिकाएं इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, बस इसमें आकार छोटा होता है। पादप कोशिकाओं में आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिकाओं में आकार छोटा होता है। बस इतना अंतर होता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला देख लेते हैं। एक कोश की जीव में एक ही कोशिका होती है, क्या ये सही है? एक कोश की जीव में सिर्फ एक कोशिका होती है, बिल्कुल सही है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। पेशी कोशिका शाखान्वित होती हैं, ये गलत है। पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं? तर्क रूप की होती हैं। जो हमारी शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो तंत्रिका तंत्र, जो आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो शाखान्वित होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये गलत है। किसी जीव की जो मूल संरचना है वो क्या है? कोशिका है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल। कोशिका की अमीबा की जो आकृति होती है वो एक कोश की जीव है, उसकी जो आकृति होती है अनियमित होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? पादाब निकले होते हैं, ठीक है, जो भोजन का ग्रहण करते हैं, चलने में मदद करते हैं। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो अब नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।